साथियों, रमणिका गुप्ता जी से मेरा परिचय लगभग 10 साल पुराना है। 10 साल पहले से हम युद्धरत आम आदमी पढ़ते रहे हैं। जिन दो वजहों से मैं हमेशा, या हिंदी का कोई भी विद्यार्थी रमणिका जी को याद करना चाहेगा, मैं अपनी बात की शुरुआत वहाँ से करूँगा। एक तो युद्धरत आम आदमी के माध्यम से जो हमारे समय के वंचित तबकों के विमर्श है, उनका साहित्य है, उनको स्थान देने के लिए, चाहे वो स्त्री साहित्य हो, दलित साहित्य हो या आदिवासी साहित्य, हमेशा से आप देखें, चाहे वो निर्मला पुतुल हो, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, जो भी प्रमुख हस्ताक्षर है इन विमर्शों के, इन साहित्यों के, उनको स्थान देना और ससमान छापना, जिससे कि उनमें एक साहित्य लेखन के प्रति प्रोत्साहन हो और जो एक साहित्यिक आंदोलन का माहौल तैयार हुआ है, उस माहौल में भी एक, आप कह सकते हैं, नींव की ईंट की तरह उन्होंने युद्धरत आम आदमी के माध्यम से वो योगदान दिया है। और खुद जो पत्रिका है युद्धरत आम आदमी, जिसका 1985 से वो संपादन कर रही है लगातार, उसमें उसके जो दो विशेषांक आए थे पूर्वोत्तर भारत के आदिवासियों के बारे में, उन विशेषांकों के लिए भी आदिवासी समाज भी और तमाम जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो रमणिका जी को याद करेंगे। और मुझे याद है कि जब जनवरी 2004 में मैं इनके साथ विश्व सामाजिक मंच मुंबई में जो हुआ था, पहला उसका जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भागीदारी की, तो मैंने देखा कितना इस उम्र के, इस पड़ाव के बावजूद कितनी सक्रियता उनके अंदर थी और सभी आदिवासी दलित लेखकों को जुटाना, स्त्रियों को जुटाना और उनको एक दिशा देना और एक जो उसका सपना है, दूसरी दुनिया भी मुमकिन है, दूसरी दुनिया बनाने के लिए लगातार संघर्ष करना। और संघर्ष की इसी परंपरा में उन्होंने खुद कई दर्जन किताबें लिखी है। उन्हीं किताबों की श्रृंखला में ये प्रस्तुत 2 किताबें हैं। अब इन किताबों को हम किस रूप में देखें, इस पर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, बहुत बड़े बड़े वक्ता यहाँ पे मौजूद है, उनको आप सुनने के लिए आए, जाहिर है। दरअसल कोई भी साहित्यिक आंदोलन 2 स्तर पर चलता है। एक तो खासतौर पे जो उत्पीड़ित समुदायों से संबंधित साहित्य है वो 2 से भी अधिक स्तरों पर चल सकता है, लेकिन 2 स्तरों पर मुख्य रूप से इस ढंग से चलता है कि सबसे पहले कोई ऐसी सामाजिक गतिविधि घटित होती है, सामाजिक परिघटनाएं घटित हो रही होती है जिसकी अभिव्यक्ति साहित्य में दिखाई पड़ती है और धीरे धीरे साहित्य में एक प्रधान प्रवृत्ति बनती चली जाती है। तो हम देखें पिछले 20-30 वर्षों को देखें, जिसको हम अस्मितावादी साहित्य कह रहे हैं, इनमें भी ये जो परिघटना एक तरह की घटित हो रही है। तो दूसरे स्तर पर एक प्रक्रिया ये चलती है कि उस साहित्य की मूल्यांकन और विश्लेषण की प्रक्रिया साथ में चलती है, जो साहित्य इस प्रक्रिया में निकल करके आता है। तो आप देखें कि चाहे वो दलित साहित्य हो या स्त्री साहित्य, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रही है कि एक तरफ साहित्य लेखन हुआ है, दूसरी तरफ विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से उसके विश्लेषण के मूल्यांकन की प्रक्रियाएं भी साथ साथ चलती रही है। लेकिन जहां तक आदिवासी समाज और साहित्य का संबंध है, आदिवासी समाज और साहित्य या उसके बारे में जो विमर्श है, वो पिछले लगभग आप कह सकते हैं 10 वर्ष से हिंदी में धीरे धीरे अपनी केंद्रीय भूमिका में आता चला जा रहा है। और जो मैं इसके कारण के तौर पर देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि 90 के बाद से, जब से हमारी नई आर्थिक नीतियां आई है, तब से चूंकि आदिवासियों का शोषण तेज हुआ है, तो निश्चित तौर पर शोषण, जब किसी समाज या समुदाय का शोषण की प्रक्रिया तेज होती है तो उसका प्रतिरोध भी होता है। तो प्रतिरोध भी साथ में, और उस प्रतिरोध में जो साहित्य के रूप में एक प्रतिरोध आया या कला माध्यमों के रूप में प्रतिरोध आया, तो इस वजह से मैं समझता हूँ आदिवासी साहित्य सामने आया है। और लेकिन जब चूंकि आदिवासी समाज से हमारा एक तरह का जो तथाकथित मुख्य धारा के लोग हैं, उनका एक अपरिचय है, उस अपरिचय की वजह से सबसे पहले हम उस साहित्य के पाठक तैयार करने के लिए और साहित्य का मूल्यांकन और विश्लेषण करने के लिए पहले उस समाज से परिचित करना पड़ेगा। तो आप देखें कि जो 2 स्तर पर प्रक्रिया चल रही है, आदिवासी समाज के बारे में इतनी भ्रांतियां हमारे न केवल आम पाठकों में, आम जो नागरिक है उनमें, बल्कि विद्वानों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और कई सारे विद्वानों ने, लेखकों ने भी उन भ्रांतियों को बढ़ाने का काम किया है। बहुत सारी या तो उनको असभ्य करार देने की कोशिशें हुई है या उनको बहुत भला अजीब, जो कुछ समझता बूझता नहीं है, इस तरह से वनमानुष की कैटेगरी में उनको डालने की कोशिशें हुई है। तो इसलिए एक ऐसे अपरिचित समुदाय के बारे में पहले सही समझ विकसित करना जरूरी है
कि आखिर जैसे कुछ बुनियादी सवाल है, आदिवासी कौन है, आदिवासियों के सामने कौन से खतरे हैं, उनकी कौन सी विशेषताएं, उनकी संस्कृति क्या है, उनका इतिहास क्या है, ये सारे जो बुनियादी सवाल है, इन सवालों के प्रति समझ बनाना भी जरूरी है और साथ साथ में जो साहित्य इस बारे में लिखा जा रहा है उस साहित्य का मूल्यांकन और विश्लेषण भी जरूरी है। तो इसलिए ये दोनों किताबें आना अपने आप में एक संयोग भी है और साथ में एक आप कह सकते हैं कि उसको एक औचित्य भी उसका है। औचित्य ये है कि एक तरफ आप आदिवासी अस्मिता का संकट किताब के माध्यम से आदिवासी समाज की चिंताओं के बारे में, उन समस्याओं के बारे में जान सकते हैं और उस आदिवासी समाज के साथ में एक आप कह सकते हैं डायलॉग कर सकते हैं, संवाद स्थापित कर सकते हैं। वही जो उनकी दूसरी किताब है आदिवासी लेखन एक उभरती हुई चेतना, इस किताब के माध्यम से उस जो आदिवासी साहित्य दिखा जा रहा है उसके कुछ प्रश्नों से और प्रवृत्तियों से आपका परिचय होता है। अब सवाल उठता है कि किसी भी किताब का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए। मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि किताब के बारे में कोई मूल्य निर्णय दूं, लेकिन किसी भी किताब का मूल्यांकन करते वक्त, उसके बारे में बात करते वक्त हम ये देखें कि जिस उद्देश्य को लेकर वो किताब लिखी गई है उस उद्देश्य में वो कितना सफल होती है। तो जैसे दोनों किताबों का उद्देश्य है, एक आदिवासी समाज से आपका परिचय कराती है, दूसरा आदिवासी साहित्य से आपका परिचय कराती है। तो इन उद्देश्यों में ये किताबें कितनी सफल हुई है इसको मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जो पहली किताब है आदिवासी अस्मिता का संकट, तो बेसिकली रमनिका जी ने उसमें इतिहास के कई सवालों से जूझने की कोशिश की है, आदिवासी समाज और उससे जुड़े हुए प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आती है। लेकिन जो आदिवासी अस्मिता का संकट है, जिस अस्मिता की हम बात कर रहे हैं, जिन संकटों की बात कर रहे हैं, मुख्यतः जैसा मैंने कहा कि 90 के बाद से जो नई आर्थिक नीतियों की वजह से आदिवासियों का शोषण शुरू हुआ है, नए सिरे से शोषण तेज हुआ है। उसके बाद के आदिवासियों की क्या स्थिति है, वो अपने लेखन की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट से करती है, उस किताब के लेखन की, कि कितने आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं, कितने सरकारी हिंसा और नक्सली हिंसा, जो दोहरी हिंसा के शिकार, उसकी वजह से कितने विस्थापित हुए और कितने लोग उसके शिकार हुए। यहाँ से शुरू करके और आदिवासी जीवन के वर्तमान संदर्भों को किन अलग अलग एंगल से, किन अलग अलग आयामों से, दृष्टिबिंदुओं से देखा जा सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि आदिवासी समाज से परिचय के वक्त एक तरफ हमें उस इतिहास की तलाश करनी पड़ेगी। इतिहास के उन सारे सवालों को रमनिका जी उठाती है। जैसे पहले राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का सवाल है, 1857 को इस तरह से हमारे बचपन से रटाया गया है कि वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है पहला, जबकि आप देखें कि हमारे कई साथी इस बारे में काम कर रहे हैं, उन्होंने आदिवासी विद्रोहों की परंपराओं पे किताबें लिखी है। तो आप देखें कि आदिवासी विद्रोह 1857 से बहुत पहले शुरू हो गए थे और आदिवासी विद्रोहों की विशेषता यह है कि वो जो 1857 पे रमनिका जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, दूसरे कई इतिहासकारों ने भी धीरे धीरे सवाल उठाए, लेकिन आप देखें कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति की बात करता है। जो हमारा अंदरूनी शोषण है, जो हिंदुस्तानी सामंतों का शोषण है, उसकी बात नहीं करता। जबकि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी, जिसमें दलित भी शामिल है, आदिवासी भी शामिल है, किसान भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है, स्त्रियां भी शामिल है, वो हमारे अंदर के शोषण की वजह से उत्पीड़ित थे और उनके उत्पीड़न का कारण वो जो हमारे सामंती व्यवस्था थी वो उसकी थी। तो आदिवासी विद्रोह उस दो तरफा लड़ाई कर रहे थे। एक तरफ जो हमारी सामंतवादी व्यवस्था थी उससे भी लड़ रहे थे और अंग्रेजों को सीधी चुनौती दे रहे थे। वो किसी डोमिनियन स्टेटस या आधे राज्य की बात नहीं कर रहे थे या उनके अधीन थोड़े से अधिकार पा लेने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से स्वशासन की या जिसकी आज यूनाइटेड नेशंस वकालत करता है आत्मनिर्णय की, उसकी लड़ाई थी। जिन जंगलों में आदिवासी रहते आए हैं लगातार हजारों सालों से, लाखों सालों से, जिसका कोई इतिहास पता नहीं है, उन जंगलों पर कैसे अंग्रेजों ने आकर उन आदिवासियों को वहां से बेदखल कर दिया और बेदखल करने के बाद उन आदिवासियों का प्रवेश वंचित कर दिया वहां पर। और मान लीजिए जो उनका बहुत मशहूर लेख भी है, किसान से कोयला चोर, तो कैसे एक आदिवासी जो पहले जंगलों में जीवन यापन करता था, पूरी तरह से उन्हीं पे आश्रित था, धीरे धीरे वो किसान बना और किसान से कैसे वो कोयला चोर की स्थिति में आ गया। कहाँ जो भूमाफिया है, खदान माफिया है, वो करोड़ों की संपत्ति लूट रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो आदिवासी जिसका पैतृक अधिकार है उन जंगलों पर, अगर वो 40 रुपए का कोयला उसमें से चुरा लेता है तो उसको 7 साल की कैद हो सकती है इसके लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया, और हमारे समय में हम खुद इस बात के गवाह हैं। पिछले दिनों ये मीडिया
मीडिया में बात आई कि कोयला घोटाला हुआ और मीडिया ने उसको इस ढंग से पेश किया, क्योंकि मीडिया का आदिवासियों से जो अपरिचय, जिसको मैं कह रहा हूँ लगातार, कि उस अपरिचय को तोड़ने की जरूरत है, एक संवाद की जरूरत है। मीडिया ने ये प्रचार किया कि इसमें कांग्रेस ने कितने खाए होंगे, भाजपा ने कितने खाए होंगे और इसमें कितने जीरो है, जीरो गिनने में पूरा मीडिया लगा रहा है। किसी ने ये बात नहीं की कि ये कोयला किसकी जमीन पर था, इस कोयले, इन कोयला खदानों की वजह से कौन विस्थापित हुआ। आंकड़े बताते हैं, प्रोफेसर तलवार ने लेख भी लिखा है उसमें झारखंड के आदिवासियों के बारे में, कि पिछले 10 सालों में लगभग 10 लाख आदिवासी अकेले झारखंड राज्य से विस्थापित हुए। उसी तरह के कई आंकड़े इन किताबों में हैं, और कितने लोग विस्थापित हुए, कहाँ गए, और दिल्ली में उनकी क्या स्थिति है, दिल्ली में कितनी लड़कियां झारखंड से आई, वो क्या काम करती हैं, घरों में किस तरह से मजदूरी भी नहीं मिलती। वो सारे सवालों को उठाते हुए रमणिका जी साथ साथ में जो भाषा का सवाल है, आप देखें कि बहुत कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि दलित विमर्श की भाषा के बारे में एक अलग समझ है, आदिवासी विमर्श की अलग समझ है। चूंकि अंग्रेजी की वजह से दलितों को अपने पारंपरिक पेशों से मुक्ति मिली है, इसलिए उनको वो मुक्ति की भाषा के रूप में नजर आ सकती है, और दलितों की कोई अपनी ऐसी भाषा नहीं रही है। हिंदी को वो अपनी भाषा इसलिए नहीं कह सकते कि जिसकी उसकी सामाजिक स्थिति बदलने में उस भाषा ने कोई भूमिका नहीं निभाई। लेकिन आदिवासियों का अपनी भाषा से बहुत गहरा प्रेम है, और स्वयं आदिवासी की पहचान को परिभाषित करने वाले तत्वों में से भाषा भी एक तत्व है। तो क्यों मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा जरूरी है, क्यों आदिवासी भाषाओं को बचाया जाना जरूरी है। और प्रोफेसर जीएन देवी के रेफरेंस से रमणिका जी लिखती है कि इस वक्त लगभग 90 आदिवासी भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है। अकेले संथाली भाषा में मुझे लगता है 30-40 पत्रिकाएं निकल रही है, बहुभाषी पत्रिकाएं भी निकल रही है, संथाली की अपनी पत्रिकाएं भी निकल रही है, लेकिन उसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है हमारे पास में। हम सिर्फ हिंदी के विमर्शों में, हिंदी के इस पटल पर यहाँ पे एक अलग दुनिया में बातें कर रहे हैं। तो जो पहली किताब है, उस पहली किताब की सार्थकता जो आदिवासी अस्मिता का संकट है, उस अस्मिता को, उस पहचान को परिभाषित करती है, उससे आपको परिचित कराती है, और उन सारे सवालों को उठाती है जो भारतीय इतिहास की गड़बड़ियां हैं, भारतीय समाज की गड़बड़ियां हैं, और भारतीय परंपरा की गड़बड़ियां हैं, भारतीय संस्कृति की गड़बड़ियां हैं। तुलनात्मक रूप से हर जगह, और रमणिका जी के चिंतन का केंद्रीय बिंदु आप अगर देखें दोनों किताबों में, हमेशा उनकी चिंता के केंद्र में पूर्वोत्तर के आदिवासी, जिनसे एक हमारा और गहरा परिचय है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते भी हो, लेकिन पूर्वोत्तर को हम एक अलग जो पूरे पहचान के संकट के साथ में रमणिका जी देखती है कि क्यों उनको पहचान के आंदोलन की जरूरत पड़ी। क्योंकि हम हमेशा उनको उनका एक सवाल जायज है कि आप हमको पहचानते नहीं हो, आप कभी हमको चीनी कहते हो, कभी क्या कहते हो, और आप हमसे उम्मीद करते हो कि हमें भारतीयता की, राष्ट्रीयता की उम्मीद हमसे करते हो। तो ये सवाल जो पूर्वोत्तर के आदिवासी साहित्य में भी है और पूर्वोत्तर के आदिवासी चिंतन में भी है, उस सवाल से शुरू करके लगातार किसी भी विषय पे बात कर रही है रमणिका जी, लेकिन घूम फिर करके बात वहीं आती है कि पूर्वोत्तर के आदिवासियों के साथ किस तरह से हम एक दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं, उनसे हम कैसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं, और उनको हम उनसे अपेक्षा ये करते हैं कि उनमें राष्ट्रीयता फूट फूट के भरी हो। आज के समय में हम सब लोग जानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत पिछले कम से कम 10-20 साल की घटनाओं से हम सब परिचित हैं कि कैसे पूर्वोत्तर के आदिवासियों के साथ ज्यादती हुई है। और जो आदिवासी जीवन का एक मूल सवाल है, आज जो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पर लगातार बयान देते हैं, नक्सलवाद का सवाल या माओवाद का सवाल, इस पर रमणिका जी लिखती हैं कि ये उनका निष्कर्ष है रमणिका जी का कि माओवाद या नक्सलवाद आदिवासियों का चयन नहीं है। उनका ऐसा नहीं है कि दो अच्छी स्थितियां उनको दे दी गई और उसमें से उनको छोड़ करके आदिवासियों ने नक्सलवाद को चुन लिया। उनकी मजबूरी है, जीने के लिए मजबूरी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मजबूरी। अगर इससे बेहतर विकल्प हो, आप अगर देखें पूरी किताब का निष्कर्ष जो आखिरी चैप्टर है, आखिरी चैप्टर में वो अपना निष्कर्ष पेश करती हैं कि हम और वे की जो दूरी है उसको पाटना होगा। जो सेल्फ और अदर का कॉन्सेप्ट है, हम हमेशा खुद को हम की श्रेणी में रखते हैं, वो अदर आदिवासियों को हमेशा अदर की नजर से देखते हैं, और आदिवासियों को लेकर के जिस तरह की भ्रांत धारणा है हमारे मन में, उन भ्रांत धारणाओं को तोड़ करके एक तरह का संवाद कायम करने की जरूरत है। इस बात को लगातार रेखांकित करती है। ये किताब किसी तरह की कोई घृणा भाव से लिखी हुई किताब नहीं, ये किताब उस संवाद की जरूरत को रेखांकित करने वाली किताब है। इसी तरह से आप दूसरी किताब देखें
जो आदिवासी लेखन एक उभरती चेतना, इस शीर्षक से जो जिन लोगों ने भी आदिवासी साहित्य पे रिसर्च किया है या आदिवासी के बारे में पढ़ने की रुचि जिनकी रही है वो जानते हैं लेख इस शीर्षक से लेख कोई दसों पत्रिकाओं में छप चुका है, दसों किताबों में छप चुका है। इंटरनेट पे खोजेंगे आदिवासी तो ये लेख सबसे पहले आ जाएगा, आदिवासी लेखन एक उभरती हुई चेतना। दरअसल इस किताब को मैं रमणीका जी के आप कह सकते हैं कि एक खास तरह के ऐतिहासिक जिम्मेदारी के रूप में देखता हूं कि आदिवासी साहित्य तो आ रहा है लेकिन आदिवासी साहित्य के बारे में समझ बनाने वाली किताबें हमारे पास नहीं है। पत्रिकाओं ने कुछ विशेषांक निकाले हैं, कुछ लेख छपे हैं, कुछ संपादित किताबें, लेकिन कोई ऐसी मुकम्मल किताब जो हिंदी के आदिवासी साहित्य की या भारत के आदिवासी साहित्य की विवेचना करती हो, ऐसी कोई किताब नहीं दिखती। तो उस दिशा में एक पहल के तौर पर इस किताब को देखा जाना चाहिए। मूल सवाल ये होता है जब भी हम आदिवासी साहित्य पे बात करें या दलित साहित्य की बात करें तो बातचीत की शुरुआत यहाँ से करेंगे कि इसकी परंपरा कहाँ तक है, कितनी पुरानी। तो समकालीन आदिवासी लेखन की जो उनकी पहली पंक्ति है रमणीका जी की कि वो 150 वर्ष पीछे ले जाती है। जब से पूर्वोत्तर के आदिवासियों ने लिखना शुरू किया, उनको लिपि मिली, मौखिक परंपरा तो हजारों लाखों साल पुरानी है। जब से आदिवासियों की मौखिक परंपरा से आप सब लोग परिचित हैं और उसको आज धीरे धीरे उसको संग्रहित करने की परंपरा, एक शोध भी चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसी प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन जो 150 साल पुराना इतिहास आदिवासी लेखन का, तो जहां से वो अपने इतिहास के आदिवासी साहित्य के इतिहास की शुरुआत करती 150 साल पहले, सबसे पहले पूर्वोत्तर का आदिवासी साहित्य सामने आता है। और खुद रमणीका जी ने जिन मैंने विशेषांकों की बात की, युद्धरत आम आदमी के 2001-2002 में विशेषांक आए जिसमें पूर्वोत्तर के आदिवासियों के स्वर को हिंदी के पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो रमणीका जी ने एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी इन विशेषांकों के माध्यम से की कि पूर्वोत्तर की भाषाओं से हम सब लोग परिचित नहीं और इतनी भाषाएं सीखना संभव है। तो वहाँ के ऐसे लोगों से जो हिंदी और वहाँ की, चाहे वो मिजो हो, खासी हो, गारो हो, कोई वहाँ की भाषा जानते हैं, उनसे अनुवाद कराएं और हिंदी में उसको लेकर के आए। तो उस आदिवासी साहित्य की परंपरा जो वर्तमान में समकालीन आदिवासी लेखन है, उसकी परंपरा को 150 साल पहले ले जाना और एक सीमा रेखा खींच करके वहां से उसकी प्रवृत्तियों को रेखांकित करना, उन मिथकों को डिकोड करना, जो मिथक जो संस्कृति के विविध पक्षों पे बात करना पूरे साहित्य के माध्यम से, जो पूर्वोत्तर का आदिवासी साहित्य। ऐसा लगता है इस किताब को पढ़कर के कि ये चूंकि पूरी तरह से आप कह सकते हैं पूर्वोत्तर के आदिवासी लेखन पर केंद्रित किताब है, किताब के नाम से जरूर ये बहुत एहसास होता है कि ये पूरे आदिवासी साहित्य की बात करती है, आज तक के तमाम भाषाओं के आदिवासी साहित्य की। लेकिन इसमें जो आप देखेंगे, अगर इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हम पूर्वोत्तर के आदिवासी लेखन पर केंद्रित हैं। तो ऐसा लगता है इस किताब को पढ़ करके कि जैसे आदिवासी लेखन के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की है, उसकी पहल है, पहली किताब है। इसके बाद में इसकी अगली कड़ी के रूप में ये संभावना देखती है इस किताब जहां खत्म होती है दलित और आदिवासी साहित्य की तुलना के लेख के साथ ही किताब खत्म होती है। तो लगता है कि दलित आदिवासी साहित्य की तुलना के बाद में इसकी अगली कड़ी के रूप में रमणीका जी की जो किताब आएगी वो हिंदी के आदिवासी लेखन की और इस जो उत्तर भारत का आदिवासी लेखन है इसकी अन्य भाषाओं से तुलना करेंगे या इसका मूल्यांकन विश्लेषण होगा। इन दोनों किताबों को पढ़ते हुए कुछ बातें खटकी भी उनके कह देता हूँ थोड़ा सा साहस करके। दरअसल ये किताबें आदिवासी के बारे में बात करते वक्त कई बार ऐसा लगता है जैसे भटक गई हैं और एक जो शोधार्थी के लिए कम से कम एक उलझन पैदा करती है कि जैसे किसी एक बिंदु पे लिखना शुरू किया, नक्सलवाद पे लिखना शुरू किया रमणीका जी ने, एक पैराग्राफ लिखने के बाद में उन्होंने विस्थापन पे लिखना शुरू कर दिया, फिर अगले चैप्टर में फिर से नक्सलवाद आ गया, तो कुछ चीजों का इस प्रक्रिया में दोहराव भी हो गया है। और कई जगह पे लगता है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा आदिवासियों के बारे में, उन्होंने बड़ा उनके विकास का सपना देखा था। तो पूरी किताब से लगता है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू अपने आप में आदिवासियों के बहुत बड़े हितैषी थे, बहुत उनके पक्ष में सोचते थे उनके। तो अगर ये बात सच है, मेरी जानकारी में चूंकि मेरा बहुत सीमित अध्ययन है, अगर जवाहरलाल नेहरू वास्तव में आदिवासियों के पक्ष में, तो उनका एक व्यवस्थित अध्ययन की एक चैप्टर की जरूरत थी। इस पर अगर उस तरह से बात हो जाती कि वो कितने प्रगतिशील थे, किस तरह की उनकी योजनाएं थी, उन सारी बातों पे साथ में आप देखें कि किताब में कहीं, दोनों किताबों में कहीं रेफरेंस हैं, कहीं नहीं है। तो जो हिंदी आलोचना से मुझे एक बड़ी आपत्ति रही, हिंदी आलोचना में जो हमारे महान आलोचक है वो रेफरेंस देने की उनको कोई आदत नहीं है, वो बस कोर्ट में भी डाल देते हैं या कला के अनुसार लिख के छोड़ देते हैं, कौन सी किताब में कहाँ है, कहाँ किस पेज पे है, आप ढूंढते जाएंगे आपको मिलेगा। तो इस तरह की चीजें कुछ मतलब हो सकता है उसके असर में आ गया हो या कुछ, लेकिन रेफरेंसों की कई जगह कमी है, क्योंकि आदिवासी पे आजकल आप देखें पाठक मटेरियल ढूंढ रहे हैं लगातार।
दक्षिण से फोन आते हैं, जगह जगह पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो पाठक अगर कोई रेफरेंस उनको दिखाई देगा तो स्रोत तक जाना चाहेंगे और रेफरेंस से हमारी बात प्रमाणित होती है। लगता है कि रेफरेंस को ज्यादा तरजीह ना दे करके और पूरे आदिवासियों के पक्ष में पूरी किताब जाती है, तो आदिवासियों के पक्ष में ऐसा लगता है जैसे एक एक्टिविस्ट ने किताब लिखी, एक आलोचक या चिंतक की तुलना में एक एक्टिविस्ट की किताब लिखती है। उसमें पूरा एक एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत कि आदिवासियों का लक्ष्य क्या है, आदिवासियों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे एक समतामूलक समाज बनाया जाए, और आदिवासियों के साथ जो यूनाइटेड नेशंस की समझ है, जिससे हिंदुस्तानी सरकार हिंदुस्तान में आदिवासियों के होने से इनकार करती रही है, लेकिन रमणिका जी जो दुनिया भर के आदिवासी है, जिनको हम एबोरिजिनल और इंडिजिनस के रूप में जानते हैं, उनके साथ में खड़े होने के तरफदारी करती है और उनके प्रश्नों को अपना प्रश्न मानते हुए एक जो आप कह सकते हैं वैश्विक साझापन की एक उम्मीद देखती है, और जो यूनाइटेड नेशंस की समझ है कि आत्मनिर्णय के माध्यम से इसको ऑस्ट्रेलिया में एक हद तक लागू किया जा रहा है धीरे धीरे अभी, तो उस तरह का आत्मनिर्णय का अधिकार आदिवासियों को देकर के हम शायद सही समझ बना सकते हैं और उनको अधिकार दे सकते हैं। रमणिका जी इस बात के प्रति पूरी तरह सचेत है कि जो जनजाति शब्द है या ट्राइब शब्द है उनमें प्रॉब्लम है, और ट्राइब तो अपने आप में एक बहुत औपनिवेशिक धारणा है, बहुत औपनिवेशिक टर्मिनोलॉजी के तहत है। इसके बावजूद वो लगातार पूरी किताब में आप देखें, दोनों किताबों में जनजाति पद का हजारों बार प्रयोग हुआ है, इतनी बार जनजाति शब्द है। अगर जनजाति शब्द को हम नकारते हैं तो पूरी तरह से उसको बाहर कर दे किताब से निकाल करके हम आदिवासी, चूंकि आदिवासियों में उस तरह की कोई जाति व्यवस्था नहीं है, अंग्रेजों ने चूंकि वो आदिवासियों को ट्राइब कह करके एक औपनिवेशिक समझ को उनको असभ्य और बर्बर करार देने की कोशिश कर रहे थे, उसके अनुवाद के तौर पे हिंदी में अनुसूचित जनजाति टर्म चला या जनजाति टर्म चला। उस जनजाति से कुछ कोई अर्थ नहीं करता, उससे कोई बोध नहीं होता, कोई आदिवासियत का बोध नहीं होता। तो जिन शब्दों से हमें ऐतराज है, आदिवासी को व्याख्यायित करते वक्त उन्होंने आदिवासी के तुलनात्मक जो शब्द है समानांतर, उनको खारिज किया है और आदिवासी या देशज या एबोरिजिनल या इंडिजिनियस का पक्ष लिया है, तो पूरी किताब से उनको बाहर कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और रमणिका जी को बधाई देता हूँ इन किताबों के लिए और शुक्रिया करता हूँ मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बहुत